नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। यह एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी को कवर करता है और हमने हिस्ट्री के एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट किया है और सेट नंबर 1 को जो है कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 को भी हम पढ़ रहे हैं और सेट 2 के भी हमने 62 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम 63 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो 63 नंबर क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है बंगाल विभाजन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी टीचर की परीक्षा हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये बंगाल विभाजन से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग रहता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो बंगाल विभाजन जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, तो उसके पीछे क्या तर्क दिया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। अंग्रेजों के द्वारा ये तर्क दिया गया कि जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हमें बंगाल विभाजन जानना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और जो है बंगाल विभाजन से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है और ये घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल रहता है उसके द्वारा यह बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है, 20 जुलाई 1905 को। तो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई और साथ ही ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जब की गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और लॉर्ड कर्जन का आप याद रखेंगे टाइम कि ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहता है। तो 1899 से 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल रहता है। घोषणा भले की जाती है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की, बट ये प्रभावी कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो कभी कभी प्रभावी होने का डेट भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन प्रभाव में कब आया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तब 20 जुलाई 1905। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन प्रभाव में कब आया, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड और कुछ पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी, तो ये घोषणा के पीछे जो है अरुंडेल समिति की सिफारिश थी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल विभाजन किया गया, तो उस बंगाल विभाजन के पीछे तर्क क्या दिया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है ये तर्क दिया गया कि जो कि बंगाल उस समय तत्कालीन जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, सारी प्रेसिडेंसी में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो ये बड़ी प्रेसिडेंसी होने के कारण अंग्रेजों का कहना था कि यहाँ पर प्रशासन जो है सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से नहीं चलाया जा रहा है। तो इस कारण इसका बंगाल का विभाजन जो है किया जा रहा है। तो प्रशासन को सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इस वजह से जो है बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। ये तर्क दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अगर वास्तविक कारण देखें, तो वास्तविक कारण था बंगाल को विभाजित करने का। कि वास्तविक कारण क्या था बंगाल को विभाजित करने का, कि बंगाल उस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन या फिर हम कहें कि राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बना हुआ था। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बंगाल बना हुआ था। तो उस राष्ट्रीय चेतना, उस राष्ट्रीयता की भावना को एक तरह से नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। और ये बंगाल विभाजन क्या था कि एक तरह से विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने की बात थी और बाकी जो है बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल करने की बात थी। तो जो बंगाल का जो हम देखें विभाजन किया गया, बंगाल का जो विभाजन किया गया, तो इस तरह से आप समझेंगे कि एक तरफ तो पूर्वी बंगाल और साथ ही साथ जो है असम, और दूसरी तरफ जो है पश्चिमी बंगाल के साथ जो है बिहार और
उड़ीसा को रखने की बात की गई थी। तो बंगाल विभाजन का ये अर्थ हुआ कि बंगाल जो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी तो उसको 2 भागों में बांट देना। तो इस तरह से बंगाल विभाजन की बात जो है अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो है 1-2 पॉइंट को आप याद और रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो कर्जन के द्वारा की गई, तो बंगाल विभाजन के संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कहा गया कि ये जो बंगाल विभाजन किया गया है यह एक निर्मम भूल है, यह एक निर्मम भूल है अंग्रेजों की। तो अगर को स्टेटमेंट दे देगा कि बंगाल विभाजन के संबंध में निर्मम भूल का कथन किसने कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ये तो बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया गया कि ये विभाजन हमारे ऊपर जो है एक ब्रज की तरह गिरा है, एक बम की तरह गिरा है या एक ब्रज की तरह गिरा है। तो विभाजन हमारे ऊपर जो है ब्रज की तरह या बम की तरह गिरा है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है। विभाजन के संबंध में, यही बंगाल विभाजन के संबंध में ये कथन कहा गया है। तो ये कथन वाला क्वेश्चन भी जो है आप याद रखेंगे। और ये बंगाल विभाजन की जब घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को, तो इसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। और ये कब पारित किया जाता है और कब प्रारंभ किया जाता है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। और कब, डेट क्या है, 7 अगस्त 1905 को। तो इतना पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, जब बंगाल विभाजन किया जाता है तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंग भंग आंदोलन स्टार्ट होता है, तो उस बंग भंग आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो है कार्लाइल सर्कुलर जारी किया जाता है। कार्लाइल सर्कुलर जारी किया जाता है 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे है, तो बंग भंग या बंगाल विभाजन आंदोलन से संबंधित है। तो बंग भंग विरोध आंदोलन को जो है दबाने के लिए ये कार्लाइल सर्कुलर अंग्रेजों के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इस सर्कुलर में क्या रहता है, तो इसमें बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेट को ये मतलब आशय पत्र भेजा जाता है कि अगर सहायता प्राप्त कोई भी स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पर जो सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी यदि इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको जो सहायता दी जा रही है, जो विद्यार्थी को कुछ स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो वो सहायता बंद कर दी जाएगी। तो ये सर्कुलर निकाला जाता है अंग्रेजों के तरफ से जिला मजिस्ट्रेटों को। तो कार्लाइल सर्कुलर का भी संबंध किससे है, बंग भंग विरोध आंदोलन से है। पॉइंट आप और याद रखेंगे कि दिल्ली दरबार में जो है दिल्ली दरबार जब 1911 में होता है, तो इस समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। और इस रद्द करने की घोषणा का डेट क्या है, तो 12 दिसंबर 1911। यानी दिल्ली दरबार कब हो रहा है, दिल्ली दरबार 1911 में हो रहा है। और इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, 12 दिसंबर 1911 को। और किसके शासनकाल में, गवर्नर जनरल उस समय कौन रहता है, तो लॉर्ड हार्डिंग रहता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के समय की जाती है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है, तो हार्डिंग के समय रद्द किया जाता है, यानी समाप्त किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसी दिल्ली दरबार में जो है कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया जाता है। पहले जहाँ कलकत्ता राजधानी होती है, वहीं जो है अब कलकत्ता की जगह दिल्ली को जो है राजधानी बना दिया जाता है। तो इतना पॉइंट आप जो है बंगाल विभाजन से याद रखेंगे। कुछ बेसिक्स पॉइंट है और यही एक पॉइंट जो है हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किससे है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से
प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले। तो 1917 में जो रूसी क्रांति होता है, रूसी क्रांति, तो इससे जो है क्या पूरे विश्व में ये प्रसार करने का काम करता है, तो ये समाजवाद, सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है 1917 के रूसी क्रांति से निकल कर आता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा समाजवाद का विचार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। तो 1919 के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के कौन कौन से कारण थे। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि 1919 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या देखा गया, तो पहला कथन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। तो जब 1919 के राष्ट्रीय आंदोलन में लोग अधिक से अधिक जो है 1919 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोग अधिक से अधिक क्यों भाग लेने लगते हैं, जन भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों बढ़ती है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो होता है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है ये देखने को मिलता है कि महंगाई में तेजी से वृद्धि होती है और इस महंगाई में वृद्धि के कारण जो है जनता जो है काफी त्रस्त रहती है, काफी परेशान रहती है। तो इस वजह से जो है वो अपना रोष दिखाने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अधिक से अधिक भागीदारी निभाती है। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, 1917 की रूसी क्रांति, तो ये भी कारण रहता है। रूसी क्रांति से जो समाजवाद का विचार का प्रसार होता है, जिसमें कि किसान और जो मजदूर वर्ग होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए अधिक से अधिक जो है सजग हो जाते हैं। तो 1917 की रूसी क्रांति, समाजवाद का विचार भी कहीं ना कहीं एक रीजन रहता है राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी जो है बढ़ने का। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, तो ये कथन भी जो है सही है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह और अहिंसा का विचार होता है वो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का काम करता है, जिसमें कि 1917 का जो प्रथम चंपारण सत्याग्रह है, और ये चंपारण सत्याग्रह किसानों का जो आंदोलन होता है, इसमें जो है गांधी जी को काफी सफलता मिलती है। और गांधी जी इसमें किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ही सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करते हैं। और इस सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करते हुए चंपारण के किसानों को जो है उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह और हिंसा के विचार लोगों तक जो है अधिक से अधिक पहुंचने का जो है काम करता है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जन भागीदारी बढ़ती है राष्ट्रीय आंदोलन में। तीसरा कथन भी सही है, सत्य कथन पूछ रहा था, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, सही है। क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रॉलेट एक्ट से है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो पहला कथन रॉलेट एक्ट के संबंध में क्या है, सत्य है कि रॉलेट एक्ट जो है जब लाया गया था, रॉलेट एक्ट सबसे पहले कब लाया गया है, 1919 में लाया गया है। और इस एक्ट के माध्यम से जो है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो बोलने की स्वतंत्रता थी, एक मूलभूत अधिकार के रूप में, उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर पुलिस को जो है अधिक से अधिक अधिकार दे दिया जाता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये भी कथन सही है, गांधी जी के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पहला रॉलेट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह हम कह सकते हैं जो रॉलेट सत्याग्रह के रूप में सामने आया, और इस तरह से ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो दूसरा कथन भी सत्य है, सत्य कथन ही पूछ रहा था। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर जो कानून बनाया जाता है, और वो कानून जो है 1919 में रॉलेट एक्ट के रूप में जो है देखने को मिलता है। और इस एक्ट और इस कानून के द्वारा
क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इस कारण जो है इस रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर जो है एक तरह से काफी विरोध किया, काला कानून कहकर। और गांधी जी ने भी इस रॉलेट एक्ट की काफी आलोचना की और इसके विरुद्ध वही सत्याग्रह करने के लिए जो है सत्याग्रह सभा का गठन किया। तो गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह सभा का गठन किया जाता है इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। और इस सत्याग्रह सभा में जो है जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, ये सभी भी जो है शामिल रहते हैं। और इस सत्याग्रह सभा को इस तरह से, चूंकि बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं और इस वजह से जो है गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है हड़तालें की जाती हैं। और इस कारण हम इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष भी कह सकते हैं। तो हमने देखा ही दोनों कथन सही था, तो इस वजह से 1 और 2 दोनों कथन सही था, तो आंसर हमारा सी हो गया था। तो आप इतने पॉइंट को, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड इतने पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर असहयोग आंदोलन से है। यहाँ से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना। पहला कथन क्या है कि यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो पहला कथन सत्य है कि खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में जो है स्टार्ट होता है। तो पहले खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है और इस खिलाफत आंदोलन के बाद जो है असहयोग स्टार्ट होता है। तो असहयोग और खिलाफत दोनों जो है बाद में मर्ज कर दिया जाता है गांधी जी के एक तरह से प्रयासों से। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन क्या है कि इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो तीसरा कथन भी क्या है, सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। तो हम थोड़ा सा असहयोग आंदोलन को देख लें। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ है। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाता है। कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कलकत्ता के अधिवेशन में जो पारित किया जाता है, तो इसकी पुष्टि कब की जाती है। तो नागपुर अधिवेशन जो 1920 में ही होता है कांग्रेस का, ये सब कांग्रेस का अधिवेशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हर साल हर वर्ष होता है। तो 1920 में जो है 2 सेशन होता है, एक कलकत्ता में विशेष सेशन होता है और दूसरा जो है नागपुर में जो रेगुलर सेशन होता है। तो कलकत्ता में 1920 के सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास जहां किया जाता है, वही नागपुर के सेशन में जो है, जो कि 1920 में ही होता है, इसमें इस प्रस्ताव की जो है पुष्टि की जाती है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बनाया जा रहा है, उसके अनुसार जो है आंसर होगा। तो हमने देख लिया कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है। तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है और इस असहयोग आंदोलन के समय ही जो गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि 1 वर्ष में स्वराज की जो है प्राप्ति की जाएगी, ये गांधी जी के द्वारा जो है इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है ये नारा दिया जाता है। जो हमने देखा था दूसरे कथन में कि असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, तो इसमें गांधी जी के द्वारा ही जो है असहयोग आंदोलन के समय ही ये नारा दिया जाता है कि 1 वर्ष में स्वराज। तो इसलिए दूसरा कथन भी हमने देखा था कि सत्य था। और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड एक फैक्ट को आप और याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, तो उस असहयोग आंदोलन में कुछ कार्यक्रम को अपनाया गया। तो उस कार्यक्रम के 2 भाग थे। पहला भाग था एक तरह से हम कह सकते हैं सकारात्मक या रचनात्मक भाग, और दूसरा भाग था नकारात्मक भाग। तो जो रचनात्मक भाग था, इस रचनात्मक भाग में जो राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायती अदालत, इन सब की स्थापना करना,
गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, स्वदेशी का प्रचार, या फिर जो है बहुत सारे जो है कताई बुनाई का काम करना। तो ये रचनात्मक कामों में जहाँ शामिल था, वही नकारात्मक कामों में जो शामिल था उसमें था कि सरकारी उपाधि को लौटाना। तो सरकारी उपाधियों को सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों को लौटाना, और जो भी स्कूल कॉलेज विद्यालय ये सब है जो कि ब्रिटिश का है, तो उसका जो है अधिक से अधिक बहिष्कार करना, सरकारी उत्सव समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक बहिष्कार करना और स्वदेशी का प्रचार करना। तो ये सब जो है नकारात्मक कार्यक्रमों में शामिल था। और तो जिसमें हमने देखा ही कि तीसरा कथन जो दिया था कि इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस कारण से ये नकारात्मक कार्यक्रम में शामिल था, जो कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ही शामिल था। तो तीसरा कथन भी क्या था, सही ही था। तो इतना पॉइंट जो है, तो ये कौन से पार्ट सहयोग आंदोलन का आप याद रखेंगे। और इसी कारण असहयोग आंदोलन जो सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार या फिर उपाधियों को लौटाने का जो काम था, तो गांधी जी के द्वारा जो है कुछ उपाधि लौटाई गई थी, जिसमें केसर हिंद की उपाधि जो उनको दी गई थी तो ये भी लौटाई गई थी। केसर हिंद या जुल्लू युद्ध पदक या बोअर पदक जो गांधी जी को दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो सब जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस किया जाता है। एक पॉइंट आप और याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया गया। तो ये समाप्त किया गया है 5 फरवरी या कहीं कहीं 4 फरवरी भी रहता है। तो 5 फरवरी 1922 को जो है, जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर हिंसा की घटनाएं घटती हैं बहुत बड़े स्तर पर, तो उस हिंसा से प्रभावित होकर, इस हिंसा की घटना से प्रभावित होकर जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस करने का जो है घोषणा की जाती है। तो 5 फरवरी 1922 याद रखेंगे, कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर जो है हिंसा की घटना के कारण, हिंसात्मक घटनाओं के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा की जाती है। और इस तरह से जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में बैठक होता है। बारदोली कहाँ है, तो गुजरात में बारदोली में बैठक होता है, और इसी बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। दोनों पॉइंट पूछता है, ये 5 फरवरी वाला भी पूछता है और ये 12 फरवरी वाला भी पूछता है। क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है आंसर करेंगे। तो इस तरह से हमने असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट को देखा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि जो पंजाब में जो सिखों का अकाली आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। जो वहाँ पर गुरुद्वारा में कुछ भ्रष्ट महंत जो है बैठ गए थे, तो उनको हटाने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली गई थी। वही इसका मुख्य उद्देश्य था इस अकाली आंदोलन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज पूर्ण स्वराज से है कि क्वेश्चन है कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1929 में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में नहीं हुआ है। पहला कथन गलत है। तो फिर किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो 1929 में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ है। जो कांग्रेस का हर साल सेशन होता था, रेगुलर सेशन, तो उसी लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित होता है। तो इसलिए पहला कथन गलत है। और कहाँ होता, आप ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है 1929 का सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, तो लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और इस प्रस्ताव के आधार पर दूसरा कथन क्या है कि इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो दूसरा कथन भी गलत है कि 26 नवंबर नहीं बल्कि 26 जनवरी 1930 के दिन को जो है ये घोषणा की जाती है कि इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो वो दिन किस दिन चुना जाता है, 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। पूछ रहा था सत्य कथन, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन क्या है,
गलत है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। इस तरह से जो है हमने अभी इतने क्वेश्चन को पढ़ा। अभी हम अगले वीडियो में जो है 70 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, जो कि भगत सिंह से क्वेश्चन है, और भगत सिंह से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में रहता ही है। तो हम अगली वीडियो में फिर यहाँ से पढ़ते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।